हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट पर। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब कि हिंदी में जिसको भुगतान संतुलन कहते हैं, सिविल सेवा की परीक्षा में बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे आप प्रायः यह उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, चाहे वो क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ा हुआ हो या फिर मुख्य परीक्षा से जुड़ा हुआ हो। आमतौर पर यह भी देखा जाता है कि मुख्य परीक्षा के दौरान जब हम लोग किसी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे अधिक समस्या होती है उसको कैसे प्रारंभ करें, कैसे लिखें। अगर कल्पना करें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पे कोई क्वेश्चन आया हो, आगे उसमें कुछ भी जुड़ा हुआ हो कि भारत में इसकी क्या समस्याएं हैं या भारत सरकार के द्वारा इस संदर्भ में क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो जाहिर सा बात है कि जब तक हम लोग ये नहीं जानेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, तब तक कहीं ना कहीं ये परेशानी का कारण बना रहेगा। तो किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए उसके जो टर्म है उस टर्म को जानना चाहिए। तो इंडियन इकोनॉमी का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। और अगर हम लोग झारखंड लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा के सिलेबस को देखें तो उसमें एक टॉपिक है ये, और इसमें से एक पार्ट का क्वेश्चन 6 जेपीएससी में आ चुका है मुख्य परीक्षा में। तो ये संभव है कि आने वाले 11वीं जेपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए, या प्रारंभिक परीक्षा में तो ये महत्वपूर्ण होता ही है। न सिर्फ जेपीएससी की परीक्षा बल्कि किसी भी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में यह निश्चित तौर पे बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ये बेसिकली परिणाम है विदेशी व्यापार का। विदेशी व्यापार मतलब दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाला व्यापार, क्योंकि कोई भी राष्ट्र चाहे कितना भी संपन्न क्यों ना हो, तमाम चीजों का निर्माण अपने ही देश में कर रहा हो ऐसा संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपनी कई सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे विदेशी व्यापार करना होता है। विदेशी व्यापार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विशेष प्रकार से प्रभावित करती है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार किसी भी देश को विभिन्न रूपों में और विशिष्ट रूपों में प्रभावित करती है। विदेशी व्यापार के कारण कोई देश अपने औद्योगिक संरचना में बदलाव करता है, विशिष्टीकरण को अपनाता है। विशिष्टीकरण को अपनाता है सो दैट कि उसका जो क्वालिटी है उसके प्रोडक्ट का वो बेहतर हो सके, उसका कॉस्टिंग बेहतर हो सके। क्योंकि आज वैश्वीकरण के इस दौर में बने रहने के लिए दो चीजों की अत्यंत आवश्यकता होती है। एक तो आवश्यकता होती है उसके लागत की। अगर लागत उसका बहुत ज्यादा हो तो जाहिर सा बात है कि विदेशी स्पर्धा में कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाएगा। और इसके अलावा उसकी गुणवत्ता की बात होती है। अगर उसका क्वालिटी बेहतर नहीं होगा तब भी वो विदेशी व्यापार में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो कॉस्ट और क्वालिटी ये विदेशी व्यापार के फलस्वरूप ही विशिष्टीकरण के आधार पर किसी देश के द्वारा अपनाया जाता है। खैर, विदेशी व्यापार के परिणाम स्वरूप जो पक्ष उभर करके आता है वो एक तो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, और दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझने से पहले हम लोग को यह जान लेना होगा कि विदेशी व्यापार के दो पक्ष क्या है। तो पहले फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का रिजल्ट दो रूपों में, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको हम लोग शॉर्ट में बीओपी लिखते हैं, और एक बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन या व्यापार शेष। व्यापार संतुलन या फिर हम लोग इसको व्यापार शेष कहते हैं, हिंदी में इसको भुगतान संतुलन या फिर भुगतान शेष कहते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को जानने से पहले यह आवश्यक है कि पहले हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड को जान लें। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का सामान्य सा अर्थ है कि किसी देश के समस्त आयात और निर्यात के मूल्यों के बीच में जो अंतर होगा उस अंतर को ही हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड की संज्ञा देते हैं। मतलब आयात और निर्यात के मूल्य के अंतर को ही बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। ठीक है, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंतर्गत विदेशी व्यापार में सिर्फ विजिबल ट्रेड को शामिल किया जाता है, दृश्य व्यापार को शामिल किया जाता है। दृश्य व्यापार में क्या शामिल है पहले हम लोग ये भी जान लें। तो दृश्य व्यापार में शामिल हैं
कॉमोडिटी मतलब कोई वस्तु, प्लस गोल्ड मतलब सोना, और सिल्वर मतलब चांदी। विदेशी व्यापार में वस्तु, सोना और चांदी ये शामिल होते हैं, ठीक है। और इनके आयात और निर्यात के मूल्यों के आधार पर हम लोग किसी देश के बैलेंस ऑफ ट्रेड की जानकारी हासिल करते हैं। जैसे समझने के लिए अगर हम लोग बात करें कि मान लीजिए किसी देश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अगर किसी देश का एक्सपोर्ट ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा का मतलब यहां विदेशी व्यापार में मात्रा से नहीं बल्कि उसके मौद्रिक मूल्य से लगाया जा रहा है। तो एक्सपोर्ट अगर मौद्रिक मूल्य में ज्यादा है और उसकी तुलना में इंपोर्ट कम है, इसको हम प्लस और माइनस मतलब ज्यादा और कम से दर्शा रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस देश का बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो उसके पक्ष में है, धनात्मक है या फिर सकारात्मक है, ठीक है। ठीक इसके विपरीत अगर एक्सपोर्ट कम हो और इंपोर्ट ज्यादा हो, इसका मतलब यह हुआ कि उस देश का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो निगेटिव है, नकारात्मक है, असंतुलित है। और ऐसी स्थिति की कल्पना कर लें जहां एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों इक्वल हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो संतुलित है, यहां धनात्मक यहां ऋणात्मक, और दोनों अगर बराबर हो मतलब आयात और निर्यात का मूल्य अगर शून्य हो, मतलब जितना का निर्यात किया गया उतना ही मौद्रिक मूल्य में आयात भी कर लिया गया, तो इसको संतुलित कहा जाएगा। तो व्यापार संतुलन में हम लोगों ने यह देखा कि यहां पर विजिबल ट्रेड के आयात और निर्यात के मूल्यों का अंतर निकाला जाता है। अब अगर यह स्पष्ट हो गया है तो भुगतान संतुलन को समझना बिल्कुल सहज हो जाएगा। भुगतान संतुलन व्यापार संतुलन की तुलना में एक व्यापक दृष्टिकोण रखता है। इसके अंतर्गत किसी देश का विश्व के अन्य देशों के साथ किए जाने वाले सभी प्रकार के लेन देन मतलब सभी प्रकार के मौद्रिक लेन देन का जो लेखा जोखा होगा वो सामने आएगा। जब हम लोग ये कहते हैं कि सभी प्रकार के मौद्रिक लेन देन, तो सभी प्रकार के मौद्रिक लेन देन का यह अर्थ है कि एक ओर सरकार के माध्यम से किए गए लेन देन, वहीं दूसरी ओर निजी तौर पर किए गए व्यापार और लेन देन भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन इन दोनों में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में जहां सिर्फ दृश्य वस्तुओं को शामिल किया गया था, वहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट में दृश्य के साथ साथ मतलब कि विजुअल ट्रेड के साथ साथ इनविजिबल ट्रेड को भी शामिल किया जाता है। आमतौर पर क्या होता है कि जब हम लोग विदेशी व्यापार की या व्यापार की कल्पना करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक चीज भेजा गया, दूसरी चीज को मंगाया गया, ठीक है। डस्टर को भेज दिए, पेन को मंगा लिया, चीनी को भेज दिया, चावल को मंगा लिया, गाड़ी भेज दिया, मोटरसाइकिल मंगा लिया, लाइकवाइज हम लोग ये समझते हैं ये विजुअल ट्रेड के अंतर्गत जो कमोडिटी हमने आपको बताया था उसका है। इसके साथ ही सोना और चांदी, ठीक है। इसका मतलब ये कि विजुअल ट्रेड में कहीं ना कहीं परिमाण होगा, मात्रा होगा, क्वांटिटी होगी, जबकि इनविजिबल में क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी होगी। और ये क्वालिटी कैसे आएगा, तो इनविजिबल में एक तरफ या हम लोग कहें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये दोनों शामिल हैं। तो इनविजिबल ट्रेड में हम लोग किन चीजों को शामिल करेंगे, तो इनविजिबल ट्रेड में शामिल है सेवा मतलब कि सर्विस या सर्विसेज। जैसे विदेशी व्यापार कर रहे हैं तो यात्रा पे खर्च होगा, परिवहन पे खर्च होगा, बीमा पे खर्च होगा, जो फिनेंशियल सर्विसेज हैं, जो कम्युनिकेशन है, जो कंस्ट्रक्शन है, जो टेक्नोलॉजी है, इन चीजों पर खर्च होने वाला मतलब हम लोगों ने क्या खर्च किया या हमारे लिए या हमारे देश के लिए क्या खर्च किया गया। इसके अलावा एक वित्तीय वर्ष में या एक सर्टेन पीरियड में जो देश की सरकार के द्वारा दूसरे देशों में स्थापित जो एम्बेसीज हैं, जो दूतावास हैं, उस दूतावास पे जो खर्च किया गया उस खर्च को भी सर्विसेज में शामिल करेंगे। तो सेवा इसमें शामिल हो जाएगा। फिर से बता दें कि यात्रा, परिवहन, संचार, निर्माण, ठीक है,
तकनीकी सेवा, ये तमाम चीजें इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा। इसमें इनविजिबल ट्रेड में और क्या शामिल है? अंतरण। अंतरण मतलब कि ट्रांसफर करना, ठीक है, ट्रांसफर करना, और साथ ही हस्तांतरण। ये दोनों जो चीजें हैं बेसिकली, अब इसमें अंतरण में हम लोग किसको लेंगे? तो अंतरण में हम लोग अंतरण या हस्तांतरण, सॉरी ऐसे हमने इसको गलत तरीके से लिख दिया। अंतरण या हस्तांतरण एक ही चीज है जिसको अंग्रेजी में हम लोग ट्रांसफर बोलेंगे। इसके अलावा इसी में शामिल है निजी प्रेषण, जिसको हम लोग रेमिटेंस कहते हैं। तो अंतरण और हस्तांतरण में शामिल हो जाएगा अनुदान, ग्रांट्स जिसको बोलते हैं, या उपहार। अगर अनुदान और उपहार के रूप में कोई रकम प्राप्त हो रही है, या हम लोग किसी देश को इस तरह का अनुदान या उपहार दे रहे हैं, तो ये अंतरण या हस्तांतरण में शामिल है। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है अंतरण की, वो ये है कि इसके लिए किसी प्रकार का कोई कॉम्पनसेशन नहीं देना पड़ता है। मतलब ये इसको की लौटाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जबकि निजी प्रेषण का अर्थ हुआ, जिसको अंग्रेजी में रेमिटेंस कहते हैं, इसका मतलब हुआ कि अपने देश का कोई निवासी दुनिया के किसी भी देश में रह रहा है और वहां से वो अपने रिश्तेदारों को या देश को कोई पैसा भेजता है, तो उस पैसा को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। तो सेवा, अंतरण और निजी प्रेषण, इसके अलावा इसमें आय को भी शामिल किया जाता है, इनकम को शामिल किया जाता है। अब इसमें क्या होगा? विदेशों से प्राप्त आय, ऋण से प्राप्त आय या उस पर मिलने वाला ब्याज, मकान किराया का जो मतलब प्राप्ति होगा, पर्यटन पे, फिर इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा पर, शैक्षणिक सेवा पर, ये जो खर्च हैं लेन का और देन का, मतलब कितना हम लोगों ने भुगतान किया और कितना हम लोगों ने प्राप्त किया, तो ये सब इनविजिबल ट्रेड में शामिल होते हैं, ठीक है। तो विजिबल ट्रेड में कमोडिटी प्लस गोल्ड प्लस सिल्वर प्लस इनविजिबल ट्रेड मतलब कि सेवा, अंतरण, हस्तांतरण, निजी प्रेषण और आय, जिसके की अलग अलग मद हैं। इन सब का लेखा जोखा जब निकाला जाएगा कि कितना प्राप्त हुआ और कितना हम लोगों ने भुगतान किया, तब जाकर के बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्राप्ति होगी। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में वस्तुओं, सेवाओं एवं वित्तीय पूंजी का आयात और निर्यात होता है। वित्तीय हस्तांतरण हेतु इन तमाम चीजों को शामिल किया जाता है। तो ये हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पक्ष हैं या दो भाग हैं। पहला यह है करंट अकाउंट बैलेंस, चालू खाता शेष, करंट अकाउंट बैलेंस, और दूसरा है कैपिटल अकाउंट बैलेंस, पूंजी खाता, जिसको कि वित्तीय खाता भी कहा जाता है। ये दो पक्ष होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के। तो पहले हम लोग इसको समझे कि करंट अकाउंट बैलेंस क्या है। तो करंट अकाउंट बैलेंस से बेसिकली आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो सामान्य रूप मैंने आपको अभी समझाया है, बिल्कुल उसी की तरह नजर आता है। मतलब कि जब व्यापार शेष में, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड में से जब अदृश्य व्यापार के शुद्ध मौद्रिक मूल्य को जोड़ दिया जाता है, तो चालू खाता शेष की प्राप्ति होती है। मतलब सबसे पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड निकाला जाएगा, इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो वैल्यू है वो निकाला जाएगा, और प्लस उसमें जो इनविजिबल ट्रेड है, सेवा का मैंने बताया, अंतरण का बताया, आय का बताया, उसका लेन देन कि ये आपके साइड में आ रहा है या आपके विपक्ष में जा रहा है, इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद, ठीक है, जो मौद्रिक रूप सामने आएगा, उसके आधार पर हम लोग करंट अकाउंट बैलेंस को देखेंगे या समझेंगे। इसके तहत जो भी लेन देन होते हैं, चाहे वो दृश्य व्यापार का हो या अदृश्य व्यापार का हो, उसका समावेशन चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले
व्यापार शेष को निकाला जाएगा और व्यापार शेष में फिर अदृश्य व्यापार के मूल्यों को शामिल किया जाएगा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता को जानने के लिए करेंट अकाउंट बैलेंस का संतुलित होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। तो करेंट अकाउंट कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर ये किसी देश के पक्ष में है, मतलब कि इन दोनों से, दृश्य और अदृश्य से, देश के पक्ष में ज्यादा आय आ रहा है तो ये बेहतर स्थिति को बताएगा। ठीक है। दूसरा है कैपिटल अकाउंट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट बैलेंस के तहत क्या होगा कि इसमें ऋणों का लेन देन इसको शामिल किया जाएगा। मतलब कि ऋणों की अदायगी कितनी की गई, ऋणों की प्राप्ति कितनी की गई और साथ ही निवेश के तौर पर क्या कुछ प्राप्त हुआ। तो ऋणों की प्राप्ति, ऋणों की अदायगी मतलब पेमेंट उसका, और निवेश, कितना निवेश अपने देश में हुआ और कितना हम लोगों ने निवेश किया। ये अगर अपने देश में ज्यादा है तो ये बेहतर स्थिति को बताने का काम करेगा। तो इसमें ऋण का लेना, ऋण का देना और साथ ही इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इन्वेस्टमेंट के दो पक्ष होते हैं, एफडीआई और एफआईआई। ठीक है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफआईआई मतलब कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि किसी देश की अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता को बेहतर तरीके से बताने में करेंट अकाउंट बैलेंस का मजबूत होना या संतुलित होना ज्यादा मायने रखता है। लेकिन विश्व में भारत और ब्राजील दो ऐसे देश हैं जो अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैपिटल अकाउंट बैलेंस के तहत बेहतर बनाए हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में जो निवेश वाली प्रक्रिया है, इसके कारण से भारत का फॉरेन डिपॉजिट ज्यादा है और इसके कारण से ही हमारा जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस है वो इसकी तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर नजर आता है। तो भारत और ब्राजील ये यूनिक फीचर को दर्शाते हैं जहां इसके माध्यम से बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्ट्रॉन्ग या बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। ब्राजील की तुलना में भारतीय मुद्रा जो है उसमें स्टेबिलिटी के तत्व ज्यादा हैं। इस दृष्टिकोण से वो ब्राजील की तुलना में ज्यादा बेहतर स्थिति में नजर आती है। तो इस तरीके से हम लोग करेंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही दो पक्ष है, इसको हम लोगों ने देखा। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो किसी देश के बेहतर वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करता है और इस वित्तीय स्थिति के आधार पर कोई भी राष्ट्र जो है वो अपनी मौद्रिक नीति मतलब मॉनेटरी पॉलिसी या फिर अपने फिस्कल पॉलिसी को बनाने या निर्मित करने का काम करती है। फिस्कल पॉलिसी मतलब राजकोषीय नीति। तो सरकार के मौद्रिक और वित्तीय नीति के निर्माण में बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो दोस्तों ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि बैलेंस ऑफ ट्रेड की तुलना में कहीं ज्यादा व्यापक अर्थ रखता है और देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से समझने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का अपने पक्ष में होना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये और बात है कि भारत आजादी के बाद से ही विश्व के लगभग 190 राष्ट्रों के साथ आयात और निर्यात कर रहा है, लेकिन अभी तक सिर्फ दो ही ऐसे वर्ष रहे हैं, 1972-73 और 1976-77, जब भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत के पक्ष में रहा है। अन्यथा हम लोग आमतौर पर बैलेंस ऑफ पेमेंट को अपने विपक्ष में या असंतुलित स्थिति में ही देखने को पाते हैं या देखने का काम करते आ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला दिन में भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हमारे पक्ष में आएगा, जैसा कि प्राचीन भारत में होता रहा था। तो दोस्तों आज इतना ही इस टॉपिक में। अगले दिन हम किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। आप इसको देखिए पूरा। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट निश्चित तौर पे मुझे उम्मीद है कि ये स्पष्ट हो जाएगा और आपके लिए ये यूजफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।